हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के जो जूनियर वाला पेपर हुआ था, आज हम लोग उसकी हिंदी को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग लगभग 13 प्रैक्टिस सेट जो हैं सीडीपी के डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तब जिसने भी अगर जो ना देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग हिंदी के करेंगे, फिर इंग्लिश के करेंगे, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के कर लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, पहले तो ये भाषा हमारी फर्स्ट है। ठीक है, हिंदी भाषा है, हम हिंदी भाषा को लेकर चल रहे हैं। इसमें आपसे एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश पूछा जाता है और बाद में 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो जो गद्यांश पद्यांश होते हैं जोड़कर 15 नंबर के भी होते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 99 तक है, वो इस पर आधारित है पैराग्राफ पर। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटे बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधनों को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्य में विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। मतलब कालजयी साहित्य कौन सा होता है, जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे और जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। तब बताइए इसमें कौन सा होगा। साथ साथ में अपने प्रैक्टिस भी करते चलें। ठीक है, अपना स्कोर भी करते चलें, कोई बात नहीं, गलत हो या सही हो उस पर नहीं जाते, करना है। तो देखिए, ये यहाँ पर लिखा है जिससे मानवीय सत्य की व्याख्या हो सके। तो जो इसमें जो कालजयी साहित्य वही बन पाता है, इसलिए 91 का जो है वो तीसरा सही है। अब ऊपर बढ़ाते हैं इसको जरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, कालजयी। कालजयी से मतलब है, काल माने समय और जयी माने जीतने वाला, विजय करने वाला, अर्थात समय को जो जीत लेता है उसको हम कालजयी कहते हैं। मतलब किसी विशिष्ट समय से बंधा हुआ जो ना हो, हर काल में प्रासंगिक हो। जो काल विशेष में बंधा हुआ हो नहीं, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो ये भी नहीं है, अल्प काल तक रहने वाला नहीं, हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कालजयी कहते हैं। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। बताइए किस प्रकार के साहित्यकारों की आवश्यकता होती है। जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज का को नैतिक बनाते हैं, जो समाज का विकास करते हैं। देखिए, उन साहित्यकारों की हमेशा जरूरत रहती है जो समाज को जागरूक करते हैं। ठीक है, सचेत करते हैं और बताते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है संवेदनाओं के सारे आस्था जगाने का प्रयास हो। तो जो समाज को जागरूक करते हैं, इसलिए 93 का हो जाएगा पहला। जरूरी थोड़ी ना यही पैरा आ जाए, बस इसको करके देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हमको करना है। देखिए क्वेश्चन 94 है, ऊपर पैराग्राफ तो दिखाएगा नहीं। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। बिखरता हुआ समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज, उन्नतशील समाज। तो ये पैराग्राफ में आया था किस प्रकार के समाज की ओर, किस प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है साहित्यकारों ने। स्थिति का
तो वो है हमारा दूसरा वाला, इसमें पतन की ओर जाता हुआ समाज। तभी तो साहित्य का रास्ता दिखाते हैं। 95 हमें है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? बताइए। समाज के आधुनिक होने की, नए सिद्धांतों के बनने की, मूल्यों के बिखरने की, सामाजिक विघटन की। तब इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो साहित्य है वो साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य वो दिखाता है कि समाज में आखिर चल क्या रहा है, इसको क्या रहा है। तो इसलिए जो 95 है इसका हो जाएगा दूसरा वाला, मूल्यों के बिखरने की ओर चिंता करता है कौन? साहित्य। बी संकलित में प्रत्यय, इसमें तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। देखो बी है उपसर्ग, श्रृंखला है, श्रृंखला श्रृंखला जो शब्द था वो था मूल शब्द, ठीक है। इत इसमें प्रत्यय लग गया है, जैसे सामाजिक होता है, सामाजिक में इक लगा हुआ था, उसी प्रकार से इसमें इत लगा हुआ है। विसंक्रलित। बदतर, होने की स्थिति, शब्द में रेखांकित शब्द का अर्थ, मतलब बदतर का अर्थ क्या होता है? कहते ने तेरी स्थिति, ठीक है, कहते मेरी स्थिति बद से बदतर हो गई। बदतर का मतलब होता है बेकार से भी बेकार, बहुत ज्यादा खराब। अभिमानी, बेईमानी, अत्यधिक बुरा, दुराचारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अत्यधिक बुरा। मेरी स्थिति इस समय बदतर हो गई है, तो इसलिए इसके क्या हो जाए? अत्यधिक बुरा। 97 तक हो गए हमारे। अब देखिए कितना अच्छा शब्द है, विश्वास। हमें आप पर विश्वास है। तब विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? विश्वासमय, विश्व से संबंधित नियम, निश्चित धारणा, तत्व ज्ञान संबंधी। अब ये क्या होता है विश्वास? देखिए, विश्वास एक निश्चित धारणा है। जैसे हमारा और आप लोगों के क्या है, एक विश्वास ही तो जुड़ गया है। जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको हम पर क्या है? विश्वास है, निश्चित धारणा आपकी बन गई, कॉन्सेप्ट बन गई कि जो सर कराते हैं, ठीक है, वो सही ही कराते हैं, अच्छे से बताते हैं अपनी अपने हिसाब से। तो विश्वास का अर्थ होता है आप किसी पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी उस व्यक्ति के प्रति क्या बन गई? निश्चित धारणा बन गई है। समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा, साहित्य। तो सीधी सीधी बात, पैरा में पहली ही लाइन आई थी, कौन समाज को गति प्रदान करता है? साहित्य। साहित्य और समाज। तो 99 का हो जाएगा हमारा चौथा वाला। अब गद्यांश हो गया, अब आएगा पद्यांश। ठीक है, पद्यांश को पढ़ना है, फिर इस पर आधारित हमको प्रश्न करने हैं 100 से 105 तक। देखिए पढ़ते हैं पहले। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों इसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा, ये कौन हंस रहा है? तारा हंस रहा है। गुथा हुआ, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। ठीक है, 1 से 2 बार भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो ये तो हमने पद्यांश को पढ़ लिया। अब देखिए करते हैं। अब देखिए इस प्रकार से ग्रामर पूछी जाती है हिंदी में। अब इस पैराग्राफ में जैसे दिवस अवसान आया तो इसमें संधि पूछ ली। वह दिवस अवसान में कौन सी संधि है? बहुत ज्यादा इजी है। दिवस प्लस अवसान। दिवस का मतलब होता है दिन, अवसान का मतलब समाप्त होना, मतलब दिन समाप्त हो रहा है, कौन आ रहा है? संध्या आने वाली है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो दिवस प्लस अवसान पहला वाला ही सही है। पद्यांश में किस का चित्रण हुआ है? प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का और प्रेम भाव का। चलिए इतने पर ही रखते हैं। तो किस चीज का वर्णन किया गया है? देखिए पद्यांश में किस चीज का वर्णन किया है? सीधे सीधी बात है, प्रकृति का जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, 102 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब पेपर आपके सामने रहेगा ऑफलाइन में, ठीक है, तब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर बार बार गद्यांश पद्यांश को देख पाना संभव नहीं है। हृदय राज की रानी किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है? मेघों के लिए, आकाश के लिए, संध्या के लिए, तिमिर के लिए। तो हृदय राज की रानी जो है वो पैराग्राम में आया था किसके लिए? संध्या के लिए, क्योंकि दिवस अवसान है, दिन जाने वाला है, ठीक है। तो कौन आने वाला है? संध्या आने वाली है। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है बताइए? तारों भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। तो संध्या नाम की जो सुंदरी है संध्या नाम की, वो किस तरह के आकाश से उतर रही है हमको ये बताना है। तो वो किससे उतर रही है? वो बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। ये बिल्कुल लाइन पद्यांश में आई हुई है, बादलों से भरे आकाश से। किसके हंसने की बात की गई? कौन हंस रहा था? तारा हंस रहा था। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, हंसता है केवल एक तारा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हंस रहा था? केवल तारा हंस रहा था, तो इसका हो जाएगा तारा। किसके हंसने की बात की गई है? तारा की। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयुक्त हुआ है ये हमको बताना है। तो इसमें प्रकृति को एक मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब ये तो हमारे हिंदी के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, गद्यांश पद्यांश 15, ठीक है। अब जो 15 नंबर शुरू हो रहा है वो हो रहा है पैडागोजी के, इनको आराम से देखिएगा। वैसे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। लाइव क्लास में अभी हम लोग सीडीपी कर रहे हैं, हम लोगों के 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए। जिसने भी ना देखी हो वो देख ले, ठीक है, और जुड़ जाइएगा। 8:30 बजे हम लोग इसमें लाइव करते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन है। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? विधि प्रभाव, कार्पस इफेक्ट, भाषा परीक्षण का प्रभाव, बासबैक इफेक्ट, कक्षाई प्रभाव, पुनर्बलन। तो इसको क्या कहते हैं बताइए? जो अध्यापक, टीचर्स और शिक्षार्थी और सभी सामग्री पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाषा परीक्षण का प्रभाव, जिसको हम कहते हैं बासबैक इफेक्ट। जब हम पढ़ाएंगे पैडागोजी तब मैं आपको इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी डिटेल में बताना संभव नहीं है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 107, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह क्या है? बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उसकी संस्कृति को नहीं, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो जो समेटिव बाइलिंगुअलिज्म होता है वो किस चीज़ का अनुकरण करता है? वो काम करता है बच्चे की संस्कृति और जो भाषा है, बच्चे की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उन दोनों को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। पहला, भाषागत कार्य जैसे सुर, शैली, तान, बलाघात, लय, बलाघात, ठीक है, को क्या कहा जाता है? इसका बहुत सावधानी पूर्वक आंसर देना। काव्य, ध्वन्यात्मकता, छंदशास्त्र, प्रशासनिक, अध्यादेश, प्रेगमेटिक। तो भाषा के कार्य, वह शास्त्र उसको क्या कहते हैं जिसमें शैलियों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तान, तान का मतलब, ठीक है, और बलाघात, लय, तो उसको हम कहते हैं छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9, इस पर स्टार लगा लो, लिख लेना इसको। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, एक गलत है, गलत पहचानिए। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, बिल्कुल सही बात है। कल ही हमने मैराथन क्लास में देखा था संविधान के आर्टिकल 343(2) में, ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, कल ये भी पढ़ा था जी, बिल्कुल सही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, एक क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा। इसको भी हम लोगों ने कल क्लास में किया था। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा, मतलब लिंगुआ फ्रैंका मेन भाषा है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की मेन भाषा तो है ही हिंदी, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तीसरा गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना था।
तब इसलिए हमारा 109 में कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10, 110 है। 110 में है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर, ठीक है, अध्यापक देख रहा है, में समूह बनाकर, यहाँ पे पकड़िए, दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सिखाना क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, निर्देशन और परामर्श भाषाई खेल। मतलब ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, लर्निंग टू ईच अदर, हम तुम्हारी मदद करें तुम हमारी मदद करो, इस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं। तो इसको लेव वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है? कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। 111, एक अध्यापक ने बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द सप्ताह से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बताइए, क्यों ऐसा उसने किया है? शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, अवकाश के दौरान कही जाने से संबंधित पाठ सामग्री से परिचित करवाना, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। ऐसा उसने क्यों किया टीचर ने? कि जो रेस्टोरेंट है उसकी जो मीनू चार्ट है कि उसमें किस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको क्यों वो परिचय करवाना चाहता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसका है कि विद्यार्थी जो है उसके कोर्स में उसकी जो वोकेबलरी को विकसित करना, उससे परिचित करवाना कि इसको इसमें हम क्या क्या कहते हैं। 112, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास करता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण, यहाँ पर पकड़िए, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। मतलब भाषा जो है आदत बनाकर सीखी जाती है। कौन लोग कहते हैं? बताइए। उपयोगितावादी, फंक्शनलिस्ट, संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियात्मकवादी और व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। देखिए, जो भाषा को आदत बनाकर सीखने की बात किसने की है? व्यवहारवादियों ने की है। व्यवहारवादी में कौन है? थॉर्नडाइक है, जेबी वाटसन तो इसके पिता कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बीएफ स्किनर है, पावलाव है, ये सभी लोग कैसे? व्यवहारवादी है। तो इन लोगों ने भाषा को आदत बनाकर सीखने की प्रक्रिया माना है। 113, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? मतलब कहानी कब की है और किस स्थान की है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? थीम कहते हैं, सेटिंग कहते हैं, कथानक कहते हैं, हम एक क्लाइमैक्स कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहेंगे? बताइए। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसको जो है इसको हम सेटिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, कितना अच्छा क्वेश्चन है। भाषा की कक्षा, देखिए यही तो चैलेंज होता है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको पढ़ना है, समझना है, फिर इसका बबल भी भरना है 1 मिनट में। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक ग्राहक प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक, किराएदार व अभिनय को अभिनय करने के लिए कहा कि इनका रोल करो, ठीक है। किनका? प्रॉपर्टी डीलर का। जैसे प्रॉपर्टी डीलर बन के आओ, मकान मालिक बनकर दिखाओ, किराएदार बनकर दिखाओ। और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें कि जो जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखो और वार्तालाप जो ये आपस में बात करते हैं इसका मजा लो, आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा गया? अरे किसी का रोल रखना तो उसको क्या कहते हैं? रोल प्ले। सिंपल बात, अभिनय का मतलब रोल होता है, ये बात ध्यान रखना। अभिनय करने का मतलब रोल करना किसी का, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ऐसा है, मकान मालिक बनकर दिखाओ, ठीक है, तो आप उसका रोल करना है, तो इसे कहते हैं रोल प्ले। 115, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, भाई मीनू चार्ट और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? मतलब कि एक अध्यापिका ऐसी है या अध्यापक है, वो कहता है
कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आज न्यूज़पेपर ले चलते हैं, बिल्कुल इसमें रियल लैंग्वेज लिखी होती है। ठीक है, भोजन तालिका है, मेन्यू चार्ट है और जो टिकट वगैरह वो लेके आता है, रियल चीज़ें लेके आता है। तब इसको क्या कहेंगे? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। देखिए, अंग्रेजी सीखने की तो बात कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कही गई है, तो ये तो बात पहले ही इन्होंने गलत कर दी है। अंग्रेजी सीखने की बात कहाँ गई है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जागरूकता आएगी, बिल्कुल आएगी। विद्यार्थियों को बहुविध भाषा भी सीखे, बिल्कुल रियल लाइफ में जाकर वो सिखा रही है कि देखो यही टिकट होता है रेलवे का, ठीक है, यही बस का टिकट होता है और यही हमारे मेन्यू चार्ट है। ये समाचार पत्र में जो है न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज यूज होती है, तो वो वास्तविक चीज़ों का उपयोग कर रही है। इसी को जब इंग्लिश में आता है क्वेश्चन, उसको कहते हैं रियलिया। REALIA नोट कर लेना, इंग्लिश वाला करवाएंगे तब आपको बताएंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज रियलिया? रियलिया क्या है? जब पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए बिल्कुल वास्तविक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम रियलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं हम लोग। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? आपको मतलब कि जो है श्रवण मतलब सुनना है, जो सुनने से संबंधित कोई गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपके लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होगी? रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना सही है। बोलने की गति, ये भी सही है। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिलाएं या पुरुष, वक्ताओं की संख्या, अरे सब बात सही है, मुझे इससे क्या मतलब कि महिला बोल रही है पुरुष बोल रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जेंडर बायस हो जाएगा। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था जेंडर, ठीक है, जेंडर एंड सेक्स, तो इसलिए नहीं वाला है, तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तीसरा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना चाहिए? मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? जो हिंदी की मैराथन क्लास है उसमें बताया कि बहुभाषिकता को आपको कैसे लेना है, क्या समझना है। संप्रेषण से सामाजिक सभ्यता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। भाषा अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। तो आपको क्या समझना चाहिए? देखिए, बहुभाषिकता कहती है कि जो भाषा है हमारी, वो अस्मिता और संस्कृति जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक होती हैं, अलग अलग नहीं होती, जबकि ये कह रहे अलग है। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति नहीं, एक भाषा नहीं, सभी भाषाओं को हमको सम्मान करना है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषा, जैसे अल्पसंख्यकों की भाषा मान ली उर्दू हो गई, पंजाबी हो गए, हमारे लोगों की भाषा जो डोमिनेंट है, हिंदू क्लास अगर इसकी हिंदी है, ठीक है, तो क्या इसमें इसको मिला देना चाहिए? नहीं, ऐसा हमको नहीं करना। तो ये सब गलत हो गए, पहला वाला सही है। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित, अरे जितना हम लोगों से बात करेंगे उतने हमारे समाज में रिलेशनशिप क्रिएट होंगे, ठीक है, PR बनेंगे, पब्लिक रिलेशन बनेंगे। तो 117 का पहला। क्वेश्चन नंबर 118, देखिए 20 वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। 118 है, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल होते हैं? सब क्वेश्चन मैराथन क्लास से है। हमने कल 2 प्रकार के कौशल बताए थे, ठीक है, लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल 4 होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, दूसरे होते हैं उत्पादक कौशल, ठीक है, या अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो ग्रहणात्मक होते हैं, जिनसे सुनकर हम जिसके माध्यम से हम अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। अब बताइए किसके द्वारा हम अपने अंदर ज्ञान को भरते हैं दिमाग में? अरे भाई, पढ़कर भरते हैं, सुनकर भरते हैं, तो पठन और श्रवण, सीधा चौथा मार दो। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी मैराथन क्लास ना की हो, कर ले जाके, ठीक है। ठीक है, अब 119, श्रवण में क्या है?
सुनने में क्या था, सुनने का मतलब क्या है आपके लिए बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ध्वनि सुनना, ध्वनियों जैसी है तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की सही पहचान करना, उनके अर्थ निकालना। तो देखिए सुनने का मतलब केवल यही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा हम सुन रहे हैं, आवाज सुनने का मतलब होता है कि जो भी हम सुने उसको सही प्रकार से पहचान सकें और उसका अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, अर्थ निकालना हमको आना चाहिए, ये आता है श्रवण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, इसमें हमको मैचिंग करानी है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद, ब्रेस्ट की नवीन विधि, ब्रेस्ट न्यू मेथड, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो देखिए जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होता है वो समाज, जैसे संप्रेषणा भाषा शिक्षण है, जैसे हम लोग आपस में बातचीत हिंदी भाषा में करते हैं, तो ये क्या है, ये सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा है। तो पहले का तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें जो ग्रामर होती है वो इंडक्टिव मेथड से बताई जाती है, वो आगमन विधि से पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट रियल लाइफ से। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है प्रत्यक्ष विधि में। तो बी का हो जाएगा फोर्थ वाला। व्याकरण अनुवाद क्या है, ठीक है, व्याकरण अनुवाद में है मतलब व्याकरण अनुवाद जो है वो है लिखित साहित्यिक सामग्री है। और ब्रेस्ट की न्यू मेथड कहता है कि ठीक है, ब्रेस्ट की न्यू मेथड जो है वो मौन पठन से संबंधित है। तब तो 20 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो इस प्रकार के डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ये भी हो जाएंगे। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी लोग नए हैं, और क्लास को आप लोग शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर कर लिया हो तो और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।